हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका पासवर्ड क्लासेज में। और आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे पॉलिटी की। इस सीरीज में अपन एक एक भाग को पढ़ते जाएंगे। और यह रहेगा, जैसे पहला भाग रहेगा संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग रह जाएगा नागरिकता से संबंधित, भाग 3 रहेगा फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 रहेगा डीपीएसपी, भाग 4A रहेगा फंडामेंटल ड्यूटीज। इस प्रकार अपन पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी की सीरीज रहेगी ये चलती रहेगी। इसमें अपन एक चीज करेंगे कि ये पूरा पार्ट वाइज मिलता रहेगा, इसमें कोई आगे पीछे कुछ नहीं होगा। जैसे आर्टिकल आज जो अपन संघ और राज्य क्षेत्र कर रही है, ये आर्टिकल 1 से 4 तक रहेगा। तो इसी प्रकार फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन नागरिकता का करेंगे, तो उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक रहेगा। फिर अपन फंडामेंटल राइट्स करेंगे, तो जिसमें आर्टिकल अपने 12 से 35 तक रहेगा। तो इसमें ऐसा कंटिन्यू रहेगा अपना। आपको जैसे छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, जैसे पहला हो गया संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा हो गया नागरिकता, तो ये सारे एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो ये इसमें 3-4 वीडियो मिल सकते हैं, और हो सकता है 6-7 तक भी चला जाए, क्योंकि जब विस्तार से पढ़ते हैं एक एक फंडामेंटल राइट्स को या फिर एक एक आर्टिकल को, तो टाइम लग सकता है। फिर अपन डीपीएसपी और ये फंडामेंटल ड्यूटी छोटी है, तो ये एक एक वीडियो में मिल जाएगा। इस प्रकार अपन पूरी आगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सारे करेंगे, और कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद द इंटरनेशनल कंट्रीज। तो इस प्रकार अपन सारा पॉलिटिक कंप्लीट करने वाले हैं इस सीरीज में। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज अपन विदाउट टाइम वेस्ट किए अब मैं स्टार्ट करता हूँ संविधान का भाग फर्स्ट, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग फर्स्ट है, ये आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया था। जो संविधान का भाग फर्स्ट है वो ये कहते हैं कि जो भौगोलिक और राजनीतिक इकाइयां हैं, इनको किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है। तो इनको संचालन करने से संबंधित प्रावधान थे। जब अपन स्वतंत्रता से पहले इससे संबंधित अलग प्रावधान थे कि ये पूरा ढांचा किस प्रकार होता था और उसको किस प्रकार चलाते थे। तो अब पहले ये 4 भागों में बांटा होता था। भाग ए स्वतंत्रता से पहले था, फिर भाग बी, भाग सी और भाग डी। स्वतंत्रता से पहले ये 4 भागों में बंटा हुआ था। भाग एक वह क्षेत्र था जहाँ पर गवर्नर के द्वारा शासन चलाया जाता था। भाग बी वह क्षेत्र था जहाँ पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा शासन चलाया जाता था। भाग सी वह था जहाँ पर मुख्य आयुक्त के द्वारा शासन चलाया जाता था। और भाग डी वह था जहाँ जो कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस प्रकार था, अंडमान और निकोबार, जहाँ पर उपराज्यपाल के द्वारा शासन चलाया जाता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इन सबको मैनेज करना मुश्किल हो गया, क्योंकि इतने को कैसे मैनेज करोगे। तो फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, और राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश दी कि आप भाग ए और भाग बी को मिला दीजिए। भाग ए और भाग बी को मिलाकर एक राज्य की स्थापना कर दी। मतलब भाग ए और भाग बी को मिलाएंगे, जो क्षेत्र बनेगा उसको राज्य कहेंगे। फिर भाग सी को अपने जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश आई तो रद्द कर दिया, और भाग डी का मामला था उसको केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूटीज घोषित कर दिया था। यह सारी जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 7वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लागू की गई थी। तो इस 1976 के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद अपना वर्तमान का स्टेटस अलग हो गया था। वर्तमान में ये क्या था कि जो आर्टिकल 1 में जो संघ का मतलब है, तो ये संघ का मतलब यह हो जाएगा कि भाग ए और भाग बी को अपन मिलाकर राज्य करेंगे। जैसे इन दोनों को मिलाकर मैं राज्य नाम दे देता हूँ, इसको मैं रद्द कर देता हूँ और इसको मैं यूटी दे देता हूँ। तो और अभी यह भी हो सकता है कि अपन कहीं से किसी कंट्री के साथ कुछ विवाद हो जाए और उससे भी अपन भूमि अधिग्रहित कर सकते हैं। अपनी भी कोई ले सकता है, लेकिन अपन भी किसी पड़ोसी देश से ले सकते हैं। तो जो अधिग्रहित भूमि होगी वह भी अपना संघ का क्षेत्र माना जाएगा। तो इस प्रकार वर्तमान में संघ का मतलब या फिर अपना जो क्षेत्र रहेगा उसमें 3 चीजें शामिल होगी। एक तो राज्य, दूसरा यूटी और तीसरा अधिग्रहित क्षेत्र। तो इस प्रकार अब इसके बाद अपन नेक्स्ट आर्टिकल 1 देखेंगे। इसमें जो भाग 1 है, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान है वो एक एक देखते चलते हैं। आर्टिकल 1 यह कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस जो आर्टिकल 1 में जो संघ का मतलब है यूनियन, उसका मतलब यह था कि राज्य होगा, उसके बाद यूटी होगी और उसके बाद अधिग्रहित क्षेत्र होगा। तो अपने संघ में ये तीनों क्षेत्र शामिल होंगे। उसके बाद आर्टिकल 2 आता है। आर्टिकल 2 यह कहता है कि नए राज्यों का निर्माण या फिर प्रवेश करना। आर्टिकल 2 यह कहता है कि संसद को यह अधिकार होगा कि वह नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है और नए राज्य स्थापित भी कर सकती है। उसके बाद अपन आर्टिकल 3 और 4 भी देखेंगे, वो समझने वाले आर्टिकल थोड़ी बड़ी है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और आर्टिकल 3 लिख रहा हूँ।
आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 यह कहता है कि मतलब जो भूमि क्षेत्र से संबंधित जो मामले हैं उनके लिए संसद को क्या क्या अधिकार होते हैं। भू क्षेत्र से संबंधित संसद को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। संसद को निम्न अधिकार दिए गए हैं। उसमें पहला यह होगा कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमा में भी परिवर्तन कर सकती है और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा को कम कर सकती है और बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार आर्टिकल 3 के तहत संसद को ये 3 या 4 अधिकार मिले हुए हैं, जैसे कि मैं एक ही लिखता जाता हूँ। राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना, राज्यों का पुनर्गठन करना, चौथा रहेगा राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र या सीमा को कम करना और बढ़ाना। आर्टिकल 3 संसद को निम्नलिखित 4 अधिकार देता है कि संसद भूमि क्षेत्र से संबंधित क्या क्या कर सकता है। तो भूमि क्षेत्र से संबंधित यह कर सकता है, एक तो यह होगा कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। संसद राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद के पास राज्यों का नाम बदलने का भी नाम बदलने का भी अधिकार होता है। संसद के पास राज्यों का पुनर्गठन करने का अधिकार होता है और संसद राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र और सीमा को कम भी कर सकती है और उनको बढ़ा भी सकती है। तो आर्टिकल 3 संसद को यह निम्नलिखित 4 अधिकार देते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे कि एक नोट लिखते हैं, वो नोट यह है कि जो राजधानी होती है उस राजधानी का नाम बदलने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है, लेकिन जो राज्यों का नाम बदलने का अधिकार होता है ये जो आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास अधिकार होते हैं। तो इस प्रकार यह कंफ्यूजन हो सकता है या फिर एमसीक्यूज में ऐसा कुछ दे सकता है कि जो राजधानी का नाम बदलने का अधिकार किसके पास होता है। तो यह अपन को याद रखना है कि राजधानी का नाम बदलने का अधिकार होता है या राज्य विधानमंडल के पास होता है। नोट लगा के नोट कर सकते हो आप। राजधानियों का नाम बदलने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास होता है, लेकिन राज्यों का नाम बदलने का अधिकार आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होने। उसके बाद अपन देखेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 यह कहता है कि संसद
आर्टिकल 2 में ये मैंने यहाँ लिखा था कि संसद नए राज्यों का निर्माण करना और स्थापना, नए राज्य की स्थापना करना, यह संसद के पास अधिकार होते हैं। तो आर्टिकल 4 यह कहेगा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत है, अगर संसद नए राज्यों का निर्माण करती है तो जो नए राज्यों का निर्माण करेगी उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 4 आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 4 क्या कहते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत संसद जो नए राज्यों का निर्माण करेगी उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन करने से संबंधित है, जो अपन आगे पढ़ेंगे जब न्यायपालिका तो उस टाइम देखेंगे इसको। तो आर्टिकल 4 आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ। आर्टिकल 4 यह कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत संसद जो नए राज्यों का निर्माण करेगी उनको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह संसद का एक अधिकार होता है, या फिर आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह आर्टिकल 4 में अधिकार दिया गया था। इसके बाद एक नोट और लिखता हूँ कि आर्टिकल 3 था, आर्टिकल 3 का जो यह सारी प्रोसेस है, संसद ये 4 काम करेगी तो वो साधारण विधेयक से करेगी। मतलब संसद साधारण विधेयक से 50% + 1 अगर किसी भी विधेयक के साथ वोटिंग पावर मिल जाएगी तो वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यह साधारण विधेयक में एक कंडीशन लगी हुई, साधारण विधेयक भी राष्ट्रपति की सहमति से होगा। जैसे साधारण विधेयक लाते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यकता नहीं होती है। धन विधेयक लाते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक होती है विधेयक लाने से पहले। उसी प्रकार साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की सहमति लेनी आवश्यक नहीं होती है। लेकिन अगर आर्टिकल 3 से संबंधित आप ये चारों कार्य करोगे तो आपको राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद ये सारा प्रोसेस साधारण विधेयक से ही कंप्लीट होगा। तो आर्टिकल 3 के लिए यह एक विशेष प्रकार का साधारण विधेयक बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों नोट करके मैं लिख देता हूँ और आर्टिकल 4 लिख देते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 4 क्या कहते हैं। आर्टिकल 4 यह कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा के तहत संसद जिन नए राज्यों का निर्माण करेगी उसको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह हो गया अपना आर्टिकल 4। अब उसके बाद एक आर्टिकल 3 में यह एक स्थिति थी कि संसद जो राज्यों का जो अपनी भूमि होती है उसको किसी पड़ोसी राज्य के साथ या पड़ोसी कंट्री के साथ भूमि का स्थानांतरण कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो यह मामला पहले चल रहा था अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवाड़ी केस 1960 में यह कहा था कि संसद मतलब संविधान संशोधन के बिना या फिर संसद के पास यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी क्षेत्र को अपनी पड़ोसी कंट्री के साथ हस्तांतरित कर सकती है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में इसमें संशोधन किया और संशोधन के माध्यम से यह कहा गया था कि संसद के पास जैसे कोई गैर कृषि भूमि हो गई, कोई ऐसी भूमि जहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते होंगे और वो भूमि राष्ट्रीय मतलब अपने महत्व के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो प्रशासनिक उस भूमि को किसी कंट्री को दे देंगे तो वो प्रशासनिक कुशलता में आसानी हो जाएगी। अगर ऐसा कोई मामला होगा तो जो कार्यपालिका होती है यह संविधान संशोधन किए बिना ही अपनी पड़ोसी कंट्री के साथ भूमि का स्थानांतरण कर सकती है। ये आर्टिकल 3 के साथ ही अपन ऐड करके देख सकते हैं इस मामले को। इसी के तहत इसी के द्वारा
100वां संविधान संशोधन हुआ था अभी, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके द्वारा हमने बांग्लादेश के साथ कुछ भूमि का स्थानांतरण किया था। उसके बाद अपन एक मामला देखेंगे कि संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों में क्या अंतर होता है, संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है, इनके बीच क्या रिलेशन होते हैं और इनके बीच क्या अंतर होते हैं। मतलब अब सीधी सीधी बात यह है कि अपन को समझना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश या फिर जो संघ राज्य क्षेत्र होता है वो क्या होते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र एवं राज्यों में अंतर। यहां से आपको दिख नहीं रहा होगा ना। संघ राज्य क्षेत्र एवं राज्यों में अंतर। देखो संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों में मेन अंतर क्या हो सकता है। संघ राज्य क्षेत्र का मतलब ये होता है यूटी, और यूटी में जो वहां का जो प्रशासन है ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और राज्यों का मतलब होता है कि वो राज्य स्वतंत्र होते हैं, मतलब संप्रभु नहीं होते हैं लेकिन स्वतंत्र होते हैं। राज्यों के पास अपनी राज्य सूची से संबंधित एक नई संविधान में सूची दी गई है, जिसके तहत वो राज्य सूची में सम्मिलित जो भी विषय होंगे उस पर कानून बना सकते हैं। उनके साथ या फिर यह बाध्यकारी नहीं हो सकता कि उनको हर मामले में संघ के साथ टाइप होकर कार्य करना होगा, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा हो सकते हैं। तो जो राज्य संघ राज्य क्षेत्र होगा उसमें संघ राज्य क्षेत्र और मतलब केंद्र सरकार के साथ अगर कोई मामला हो जाए या फिर कोई विवाद हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते उस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो संघ राज्य क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर शासन केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो इस मामले में केंद्र सरकार को ज्यादा पावर होती है। लेकिन राज्यों के साथ यह हो सकता है, अगर किसी राज्य का और केंद्र शासित प्रदेश का कोई या फिर किसी राज्य का और संघ का कोई विवाद हो जाए, और इसमें मेन पॉइंट रहेगा कि राज्य और संघ का कोई विवाद हो जाए तो इस मामले में राज्य इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मोटा मोटा इन दोनों के बीच एक अंतर यही रहेगा। इसमें क्या होगा, संघ और संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, संघ और यूटी के बीच विवाद हो जाए जो यूटीज का मतलब है संघ राज्य क्षेत्र, तो यूटीज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन इधर राज्यों में कुछ अंतर होगा। राज्यों में क्या होता है कि राज्य संघ और राज्य के साथ विवाद होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राज्य ऐसे विवाद के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इधर क्या हो रहा है कि इसमें ज्यादा पावर संघ की हो रही है, तो इस मामले में जब मतलब केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश मतलब संघ राज्य क्षेत्र, इस मामले में भारत का जो संविधान है वो एकात्मक अवधारणा को अपनाते हैं। तो यहां लिख देते हैं इस मामले में भारतीय संविधान एकात्मक है।
अब यह है एक मुद्दा, जैसे यह है संघ राज्य क्षेत्र, और एक मैं इस संघ राज्य क्षेत्र के साथ इसको यूटीज भी बोल सकता हूँ, लेकिन नाम तो दोनों अलग अलग है ना। तो मुझे यह बताना है आपको कि इस संघ राज्य क्षेत्र में और अगर यूटीज में, मतलब संघ राज्य क्षेत्र ही एक प्रकार का यूटी है और यूटी ही एक प्रकार का संघ राज्य क्षेत्र है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मामूली से कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी अलग अलग नाम यूज कर रहे हैं। और ये जो मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच, वो क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस यह है कि मतलब जैसे दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे राज्य संघ राज्य क्षेत्र है जहां पर अपनी विधानसभा है, तो दिल्ली और पुडुचेरी के पास अपनी विधानमंडल या फिर जो विधानसभा है, इनके अलावा अगर जो भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ राज्य क्षेत्र है उनको यूटी बोल सकते हैं, इनके अलावा। ठीक है, तो यह हो गया अपना केंद्र शासित प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र के बीच क्या विवाद है। मतलब जो दिल्ली और पुडुचेरी है वो संघ राज्य क्षेत्र है, और दिल्ली और पुडुचेरी के अलावा जो 5 और संघ राज्य क्षेत्र है उनको केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं। मतलब उनके पास अपनी विधानमंडल या फिर विधानसभा नहीं है, दिल्ली और पुडुचेरी के पास अपनी विधानसभाएं है। अब दिल्ली का मामला कुछ और है। दिल्ली में लैंड मतलब भूमि, पुलिस और व्यवस्था, तो ये तीनों मामले केंद्र सरकार के पास है। ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया था, क्यों दिया गया था, ये अपन एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि जनरल नॉलेज होगा। ये कभी भी आपको 5-10 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, वो उसको आप देख लेना। उसका लिंक टेलीग्राम में मिलता रहता है, आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हो, वहां से आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। जो ये संघ राज्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं अपन, संघ राज्य क्षेत्र में जो प्रशासन चलाता है वो उस व्यक्ति को प्रशासक बोला जाता है। अलग अलग भी बोला जाता है, जैसे दिल्ली में, दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है, मतलब यूटी है दिल्ली, और दिल्ली में जो प्रशासक जो प्रशासन चलाएगा उस प्रशासक को उपराज्यपाल बोलते हैं। चंडीगढ़ भी एक यूटी है, चंडीगढ़ में जो प्रशासन चलाते हैं उसको और कुछ बोलते हैं। जम्मू कश्मीर अलग यूटी है, वहां कुछ और बोलते हैं। पुडुचेरी में और कुछ बोल सकते हैं, अंडमान निकोबार में भी कुछ और बोल सकते हैं, दमन और द्वीप, नागर हवेली वगैरह, इनमें सब अलग अलग बोल सकते हैं। लेकिन अगर इनके लिए कुछ एक कॉमन वर्ड का यूज करना होगा कि यहाँ पर प्रशासन चलाने वाला जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको प्रशासक बोलते हैं। तो जो जैसे संघ में जो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, केंद्र सरकार के पास मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राज्य के मामले में राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। तो जो संघ राज्य क्षेत्र या फिर यूटी होती है, वहां पर जो प्रशासक होते हैं उसको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासक होगा वो अध्यादेश जारी करेगा, उस अध्यादेश जारी करने से पहले उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। तो डायरेक्टली यहाँ पर जो अध्यादेश जारी करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन पर प्रशासक यहाँ पर अध्यादेश जारी करते हैं। सॉरी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संघ राज्य क्षेत्र में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रशासक के पास होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की परमिशन से ऐसा करता है। अच्छा, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश एक अल्पकालिक मतलब नियम होता है, जिसमें क्या होगा कि अगर जैसे संसद में कोई किसी भी संसद का 2 सदन होते हैं, तो उन 2 सदनों में से किसी एक सदन का मतलब एक सदन नहीं चल रहा होगा, सत्रावसान चल रहा होगा, तो उस टाइम अगर कुछ मामला लेकर अगर किसी भी मुद्दे पर कानून बनाना होगा तो वो कानून बनाया जा सकता है। अध्यादेश के मामले में अगर संसद, जैसे कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, लेकिन अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तो राष्ट्रपति वो अध्यादेश बना सकता है, और उस अध्यादेश की अवधि मैक्सिमम 6 माह प्लस 6 सप्ताह होती है। यह क्यों होती है 6 माह? ऐसा था कि संसद के मतलब आर्टिकल 85 के तहत यह होता है कि संसद के जो 2 सत्र होते हैं, 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। तो इसलिए इसको 6 माह लिया था, क्योंकि अगर आज कोई संसद का सत्र समाप्त हुआ है तो 6 महीने के बाद संसद का नया सत्र बुलाना आवश्यक हो जाता है। आर्टिकल 85 संविधान का ये कहते हैं। तो इसलिए अपन 6 महीने ले लिए, और 6 सप्ताह इसलिए लिया था कि अगर आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो 6 सप्ताह तक इस विधेयक पर विचार किया जाएगा, अध्यादेश पर, और फिर हो सकता है इसको पारित किया जाए या नहीं किया जाए। तो इसकी अवधि मैक्सिमम 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। अगर इसके अंदर 6 महीने और 6 सप्ताह के अंदर इसको जो संसद का नया सत्र चालू होगा वो अगर पास कर देंगे तो यह कानून बन जाएगा, और पास नहीं करेंगे तो यह रद्द हो जाएगा। ये अपन अध्यादेश जब कार्यपालिका पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, कार्यपालिका में राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उस टाइम अपन अध्यादेश को भी पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी तो यह मामला आया था प्रशासक वाला, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया।
तो जैसे अब मैं लिखा यह रहा था कि संघ राज्य क्षेत्र में संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक राष्ट्रपति की सहमति से या फिर राष्ट्रपति के निर्देश से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसी के साथ अपना जो संविधान का भाग फर्स्ट था संघ और राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 वो कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें आज अपन ने क्या क्या देखा था वो मैं समराइज कर देता हूँ। पहले अपन ने देखा था कि स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ किस प्रकार का प्रावधान था और किस प्रकार शासन चलाया जाता था। उसके बाद हमने कैसा परिवर्तन किया, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कुछ सिफारिश दी जिसको 7वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लागू किया गया। और उन सिफारिशों के बाद हमारा वर्तमान में क्या स्टेटस था, राज्य संघ का मतलब संघ में राज्य, यूटी और अधिकृत क्षेत्र होगा। उसके बाद अपने आर्टिकल 1 और 2 देखे, फिर आर्टिकल 3 देखा। आर्टिकल 3 में क्या मामला था कि संसद के पास नए राज्यों का गठन करने के लिए कौन कौन से अधिकार होते हैं। और जो आर्टिकल 3 था यह एक प्रकार का साधारण विधेयक से ही इसको पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 3 का जो भी विधेयक पारित करना होगा, लेकिन इस साधारण विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। तो यह एक प्रकार का विशेष प्रकार का साधारण विधेयक हो जाता है। फिर अपने आर्टिकल 4 देखा था। आर्टिकल 4 यह था कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी मामला होगा वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उसके बाद अपन संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों में क्या अंतर होता है वो समझा। उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि संघ राज्य क्षेत्र और यूटी में क्या डिफरेंस होता है वो समझा। उसके बाद अपने लास्ट में देखा कि संघ राज्य क्षेत्र को जो प्रशासक होता है उसको राष्ट्रपति के निर्देश से अध्यादेश जारी करने की भी परमिशन होती है। इसके साथ ही अपना ये कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ये आज मिल जाएगा, कल आपको नागरिकता से संबंधित वीडियो मिलेगा। यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। धन्यवाद। आज के लिए इतने काफी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।